चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब जो क्लास 10th के प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम पिछले क्लास में उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखेंगे, कहाँ प्राप्त होगा, ये वाला क्लास हम सब कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और अब अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं क्या? कहने का मतलब गोलीय गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण का उपयोग गोलीय दर्पण का उपयोग। तो जाहिर सी बात, हम आपको पढ़ाए हैं कि गोलीय दर्पण कै प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक को कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरा को कहते हैं उत्तल दर्पण। अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में दोनों प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग। अगर आपसे पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहला किस रूप में अवतल दर्पण का उपयोग? सबसे पहला बताइए तो। सबसे पहला इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पहले समझिए, चीजों को समझते चलना। यहाँ देखिए कि इस दर्पण का उपयोग हम पहले कर कहाँ पे रहे? हजामती कहने का मतलब क्या हो रहा? नाई की दुकान में हो रहा है या नहीं हो रहा? नाई की दुकान में। देखिए, नाई की दुकान में जब हम किस दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो इसका लाभ हमें क्या प्राप्त होता है कि पहले जैसे चेहरा जो हम देखते हैं, मान लो हम वस्तु हैं तो हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा? तो सबसे इसका फायदा क्या होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता, प्लस सीधा बनता, सीधा। और जो प्रतिबिंब सीधा रहेगा उस कैसा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो जैसे ही वस्तु से वो बड़ा प्रतिबिंब बन गया तो वह कटेगा फटेगा नहीं, क्योंकि चेहरा अच्छा से ना दिखाई देगा जी, बड़ा दिखाई देगा। तो इसका पहला प्रयोग हो गया कि हम कहाँ करते हैं? हजामती या नाई के दुकान में आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कैसा, आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि अवतल दर्पण का उपयोग, तो सबसे पहला उपयोग क्या बोलिएगा? हजामती दर्पण। अच्छा, एग्जाम में आप ऐसे लिखिएगा नहीं, ऐसे तो नहीं लिखिएगा, तो ऐसे हम सब नहीं करते हैं, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। किया जाता है क्योंकि इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है? क्योंकि इससे चेहरा का सीधा बड़ा और कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब तो ऐसे हम लिखेंगे, समझ रहे हो ना? प्रैक्टिस एकदम पूरी एकदम इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? हजामती तो हो गया, दूसरा क्या लिखेंगे कि इसका रोगियों के, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कौची तो कान नाक गला ETC। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जांच के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ समझो क्यों किया जाता है नाक कान के गला में? तो बात समझिए कि नाक मतलब कोई चीज अगर फंस गया या किसी चीज को अगर देखना होता था डॉक्टर, तो जब दर्पण का उपयोग करके देखता है ना तो उसको बड़ा दिखाई देता है। अभी इसका
अजी किसका, ये नाक के देखा ना, कान, कान में भी देखेगा तो उसको अंदर का चीज बड़ा दिखाई देगा, नाक का भी देखेगा तो बड़ा देगा, गला में देखेगा तो बड़ा देगा, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में, क्योंकि अंदर का प्रतिबिंब बड़ा करके बनेगा, तब ना डॉक्टर को पता चल पाएगा कि नाक, गला, कान में इसका क्या क्या अटका है, क्या नहीं अटका है, क्या कौन सा नस फूलल है, कौन सा नस कैसा है, क्या नहीं है। तो ये सब सभ्य, ये सब सभ्य के प्रयोग के लिए कौन दर्पण का प्रयोग करें, कौन से दर्पण। तो दो चीज तो हो गया, हजामती दर्पण अवतल चिकित्सा क्षेत्र में, अवतल चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल। तीसरा, तीसरा बड़े 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 कौन कुकर, बड़े बड़े सोलर सोलर कुकर, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका हम डिटेल नहीं लिखेंगे, इसका सुनेंगे क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है इसमें समझिए। क्योंकि जब इसको सोलर कुकर है, मान लो ये बनाने तो नहीं आता है लेकिन बनाते हैं, ये एक तरीके से कुकर है, इसमें ऊपर का ये क्या लगाया गया, ढक्कन लगाया गया, ये क्या लगाया गया, ढक्कन। अब यहाँ पर इसमें सोलर कौन सी लगा है, कौन सा दर्पण, अवतल। मान लो यहाँ पे अवतल दर्पण लगा हुआ। अब देखिए इस पे विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणें पड़ा 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 पड़ा। अब इसको है क्या कि एक जगह पर इसको अभिसारी करते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। तो इस सभ्य प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर अभिसरित कर देगा। यहाँ हम पानी दे के खाना बना रहे हैं, पानी दे के खाना बना रहे हैं, टेम्परेचर इसका तो ऑलरेडी बढ़ न जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि पानी गर्म हो जाएगा तेजी से। तो सोलर कुकर में भी कौन दर्पण, अवतल दर्पण, क्योंकि ये सभी प्रकाश की किरणें को अभिसरित कर देती है, जिससे अंदर का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा इसी रूप में देखो, इसी रूप में हम सब एगो इतना गो स्टेमन बॉक्स में एगो देता था कांच के तरह, जिसपे भी धूप से डायरेक्ट उसको धूप में रखते थे, तो वो प्रकाश के सभी किरणों को एक बिंदु कागज पर अभिसरित कर देता था। तो बोलते थे कागज क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो वहां भी अभिसरित ही कर रहा है। कौन पिक्चर में है वो, कौन पिक्चर में है वो, क्रिस 3 में वही ना, पेन वाला दर्पण से अभिसरित करके उसमें एनर्जी ज्यादा दिया जाता है, जो ब्लास्ट करता है डायरेक्ट, तो वो चीज होता है। ठीक है, तो सोलर कुकर में कौन दर्पण बबुआ, अवतल दर्पण। उसके बाद चौथा हम क्या बताएं, चौथा और कौन सा बताएं, सर्च लाइट। किसमें, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कौन लाइट, सर्च लाइट। और सर्च लाइट गाड़ी के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब समझ रहे हैं, अग्रदीप मतलब वो जो लाइट निकलता, मोटरसाइकिल कार उर में आगे में शीशा जो लाइट जैस निकलता वो वाला, तो अग्रदीप में। तो किस में, एगो सर्च लाइट में, गाड़ी के अग्रदीप में इसका क्या किया जाता है। और कौन सी में, टॉर्च में और टेबल लैंप में। तो टॉर्च में और टेबल लैंप में, टेबल लैंप में इसका उपयोग, टेबल लैंप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ समझो, बारी बारी से समझो। ये देखिए सर्च लाइट में कहने का मतलब क्या हो रहा है कि वो प्रकाश की किरणें को अच्छे तरीके से एक जगह फोकस कर देगा, फैलाएगा ज्यादा नहीं। गाड़ी के अग्रदीप में क्या करेगा, प्रकाश की किरणें को एकदम सीधा ढेर दूर तक के उसको फैलाने का काम करेगा। टॉर्च में भी वही फैलाने का काम करेगा। टेबल लैंप ऐसे लगल होगा तो एकदम पूरी लाइट केंद्रित करेगा टेबुले पर, खाली पूरा गली में नहीं करेगा। अगर गली में हमको उपयोग अगर करना होगा ना, हेडलाइट जो खंभा उम्भा में गली में होगा, उसमें उत्तल दर्पण, स्ट्रीट लाइट उसको बोलते हैं, जो गली में लगा हुआ होता है उसको कौन लाइट, तो प्रकाश की किरणें को क्या करने का काम करेगा, फैलाने। लेकिन ये है जो अभी एक जगह पर, जिसे सर्च लाइट वाला टॉर्च मारेंगे एकदम सीधा एक जगह पर जाए, तो टॉर्च में हो गया। टेबल लैंप में पूरे टेबुले पर ना खाली लाइट चाहिए, पूरा कमरा में चाहिए टेबल। तो टेबल लैंप ऐसे नहीं लगल होता है, तो स्पेशल कॉपी पर ही फोकस होता है। तो यहाँ समझना कि टेबल लैंप में अवतल, टॉर्च में भी अवतल, गाड़ी के अग्रदीप में अवतल, सर्च लाइट में अवतल। तो ये हम सब चारों किसका उपयोग लिखेंगे। अगर इतना आप लिख दिए ना, नंबर एकदम फाड़ के मिलेगा आपको, नंबर इतना क्या मिलेगा, फाड़ के आपको मिलेगा। ठीक है, नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा, नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम सब कौन दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, कौन दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। इसको हल्का सा छोटा कर लें, नहीं होता है छोटा फिलहाल लेने, पहले हो जाता था। इसको हटाएंगे तो, अच्छा किसको कट करेंगे, ये वो कैसे, तो वो कर ना देते थे छोटा,
तो डायरेक्ट नानी घर पहुँच। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम सब किसका पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, अब किसका पढ़ेंगे, उत्तल। किसका, कौन से दर्पण का, उत्तल। उत्तल दर्पण का उपयोग, कौन से दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। नंबर पहला क्या हम लिखाए थे, इसका उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क, या गली के स्ट्रीट सड़क या गली के स्ट्रीट 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 लाइट में, परावर्तक के रूप में किया जाता स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता में किया जाता है। ये पहला हो गया। क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा, क्यों किया जा रहा कि यहाँ ऐसे दर्पण रहेगा, इस पे से जो लाइट रहेगा ये पूरा क्यों क्या कर देगा, फैला देगा पूरा को, तो तब ना गली गली एकदम पूरा चकाचौंध। इसीलिए आप उत्तल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं, आप सारी दर्पण कहते हैं। नंबर दूसरा हम क्या बताएं कि इसका उपयोग, इसका उपयोग मोटर कार, कौमा ट्रक, बस इत्यादि में etc में उपयोग किया जाता है। अब देखो साइड मिरर के ETC, अरे बस ट्रक मोटर कार ट्रक बस ETC के, रुकिए ना के साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किया जाता। अब बात समझो, मोटर गाड़ी, तो गाड़ी मोटरसाइकिल के एगो आईना नहीं, साइड मिरर पीछे वाला भाग देखेल होता है, उसमें करते हैं। तो उस मोटरसाइकिल में भी होता है, ट्रक में भी होता है, बस में भी होता है। तो उसमें क्यों करते हैं, क्योंकि वो पीछे का क्षेत्र है ना। अच्छा, इसका उपयोग हम क्योंकि भी लिखाए होंगे, क्योंकि इससे कैसा प्रतिबिंब बनता, क्योंकि वस्तु का सीधा कौमा छोटा और चीटा और तथा हाँ जी तरे और तथा बकलो ले रहे विस्तृत विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। क्षेत्र का प्रतिबिंब बना, मतलब कहे के मतलब क्या हो रहा, कहे के मतलब क्या हो रहा कि बनाता कहे के मतलब की हो रहा कि वो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। अब विस्तृत मतलब गाड़ी के साइड मिरर, तो गाड़ी ढेर दूरे में जब भी रहेगा ना तो उसमें प्रतिबिंब छोटा सा बनल रहेगा, कि ताकि ऐसे करके देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पीछे से गाड़ी आ रहा, अपना गाड़ी को या तो साइड करेंगे नहीं तो तेज करेंगे। ठीक है, तो गाड़ी के साइड मिरर तो दिमाग में सेटअप हो गया ना। देखिए हम अभी एकदम तुरंत टेस्ट आपका हम ले लेते हैं, तुरंत टेस्ट ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए एकदम हो गया। बताओ गाड़ी के हेडलाइट में कौन दर्पण, हेडलाइट में बोलो, गाड़ी के हेडलाइट में कौन दर्पण, हेडलाइट मतलब जो टॉर्च लाइट निकलता है तो कौन सी हो गया, अवतल। फिर हम बोलेंगे चिकित्सा में कौन सी, चिकित्सा में अवतल। अच्छा साइड मिरर में उत्तल। अच्छा हम बोलेंगे हजामती में अवतल। और फिर हम बोल देंगे सोलर कुकर में अवतल। तो इतना याद आप रख लीजिएगा। अच्छा हम बोल देंगे आपको टेस्टे में इसको डाल दीजिए, टेबल लैंप में, टेबल अगर लैंप में बोलेंगे तो टेबल लैंप में अवतल। और गली के स्ट्रीट लाइट में, गली के स्ट्रीट लाइट में उत्तल, स्ट्रीट लाइट में उत्तल। तो यह लीजिए टेस्ट तो हो गया और पढ़ा भी दी। कितना आसान है, नहीं है? 8 गो पॉइंट से 10 को नहीं याद रख सकते हैं। और यही चीज अगर इसका उपयोग अगर पूछ देगा तो एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा।
एकदम चलेगा, एग्जाम एकदम चलेगा, हाथ एग्जाम में चलेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ उपयोग के बाद देखिए पढ़ना क्या है बाबू, आगे चिन्ह परिपाटी, क्योंकि हम अपनी कक्षा को लगातार बढ़ाना चाहते हैं आगे, ना कि मतलब जे पॉइंट्स सिर्फ चल रहा है आसान है उसको दे करके निकल गए, जो नए हैं उसको नहीं दे करके निकलेंगे, क्योंकि अब इसके बाद चिन्ह परिपाटी आपको बताएंगे, और चिन्ह परिपाटी के बाद सीध होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र। जैसे हम F बराबर r/2 किए ना, वक्रता त्रिज्या फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध, F बराबर r/2 दोनों दर्पण से मात्र एक दिन सिद्ध किए थे, उसी प्रकार हम दर्पण सूत्र भी दोनों उत्तल और अवतल से एक दिन में सिद्ध करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम सब चिन्ह परिपाटी का कुछ बेसिक क्लास पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी का कुछ बेसिक क्लास पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी का बेसिक क्लास पढ़ेंगे। तो देखिए चिन्ह परिपाटी में हम चलते हैं, कौन परिपाटी में चलते हैं, चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी, देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, तो इसमें देखिए हम सब कौन दर्पण में पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में हमने क्या देखा कि गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल, जो कि अवतल हो या उत्तल हो, दोनों दर्पण में वस्तु को कहाँ रख रहे थे, कहीं पर रख रहे थे, तो उसका प्रतिबिंब कहीं पर बन रहा था, जो कि हम अवतल दर्पण में कई प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए, 6 प्रकार के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को प्राप्त किए। उत्तल दर्पण में कई प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किए, 2 प्रकार के प्रतिबिंब को प्राप्त किए। तो हम सब इसमें यही चीज कहेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, और ये जो प्रतिबिंब बनता है इसलिए दोनों स्थिति में कि ये सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा, तो दोनों स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग करते हैं, जिसी को क्या बोला जाता है, चिन्ह परिपाटी। और अभी उस चिन्ह परिपाटी को हम सब प्रचलित रूप में क्या करते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का नाम दिया जाता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का नाम दिया जाता है, जो कि सबसे पहले हम इसका लिखेंगे क्या कि गोलीय दर्पण द्वारा, कौन दर्पण द्वारा बबुआ, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे, इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग करते हैं, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, इसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अभी वर्तमान में इसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी भी कहा जाता है। इसका नियम निम्न प्रकार के से, तो देखो इसमें सबसे पहला नियम हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब ये बात तो समझ गया ना। इसमें देखो, इसमें इतना हम बेसिक तो लिख दिए, लेकिन इसमें दमदार और सबसे खतरनाक पॉइंट क्या है, कि कभी सामने बनता है तो कभी पीछे बनता है। इसी में कौन चीज स्पष्ट करना, अंतर स्पष्ट के लिए किसका उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, चिन्ह परिपाटी। वर्तमान में इसे अभी किस नाम से हम सब जान रहे हैं, निर्देशांक चिन्ह। अब हम सब एक चिन्ह जैसे प्लस माइनस, बस इतना ही फोकस करो, प्लस माइनस का सिर्फ इसमें प्रयोग करेंगे। तो एक बात हमेशा तुम ख्याल रखो कि दर्पण चाहे जो भी हो, मतलब गोलीय दर्पण में कोई भी अगर दूरी हम मापते हैं तो उसको ध्रुव अर्थात पोल से मापा जाता है। तो नंबर पहला यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरी मापी जाती है। पहला पॉइंट यही कहेंगे कि ध्रुव को मूल बिंदु
मानकर, मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां क्या की जाती है, मापी जाती है। मतलब कहे के मतलब या तो ये कौन है जिसका प्रवर्तक सतह धसल है, ये कौन दर्पण, अवतल दर्पण, या जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है या ये हो गया कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका सभी दूरी जो हम मापेंगे, यहां से ये पोल, यहां से कोई भी दूरी जो मापी होगा वो सभी दूरी किससे मापेंगे, ध्रुव से ही मापेंगे। बस ये पहला चीज दिमाग में बैठ गया कि कोई भी दर्पण हो उसकी सभी दूरी की माप हम सब कहां से करते हैं, ध्रुव से करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। हमें क्या दूसरा बोलेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, यहाँ समझो, इस फिगर पे समझने का प्रयास करो, नहीं तो सुफड़ा साफ हो जाएगा। जैसे कोई भी प्रकाश की किरणें आती है, अभी इधर समझो हमें जे क्या है, ये जे नेक्स्ट बार से अभी किया जाएगा कि कोई भी टाइप्स के कुछ भी बताया जाएगा, वहां से इसको सेव करके तुमको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, वहां से भी हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम सब क्या करेंगे कि मापी, अब एक बात समझो, प्रकाश की किरणें तो इधर ना जाएगी कि नहीं जाएगी, इधर ना जाएगी, तो यही चीज समझो कि आपतित किरण जो आ रही है उसकी दिशा में, तो ये दिशा हमेशा उस तरफ है ना, दिशा हमेशा कौन तरफ है, उस तरफ है। तो मतलब ई पट्टी के दूरी कौची हो जाएगा, धनात्मक। हम निशान दे दे समझ जाओगे, अर्थात यहाँ समझो, देखो यहाँ हम दोनों दर्पण बनाए, इसको हम पहले अलग कर देते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये अलग समझ रहे हो, मतलब इन्ने वाला फिगर में उन्ने वाला समझना और इन्ने वाला फिगर में इधर वाला समझना। अब एक बात होता, ई प्रकाश की किरणें उधर जा रहा था, ई पट्टी की दूरी कौची हो जाएगी, ई पट्टी की दूरी क्या हो जाएगी। अच्छा, इसमें इसका तो प्रधान अक्ष है ना, ये भी प्रधान अक्ष ई दर्पण का है। अब इसमें समझो कि जो दिशा में है, अर्थात इस तरफ की दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक, इस तरफ की दूरी क्या हो जाएगा, ये दिमाग में समझ गया कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां, अर्थात अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे वाला भाग में क्या होगा, धनात्मक, और उत्तल दर्पण में भी इस तरफ का भाग क्या होगा, धनात्मक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। चलो इसको अब हम हटाते हैं, अभी फिलहाल कचरा नहीं, किसको हटाएं, सब तो इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि उस तरफ की दूरी कौन सी होगा, धनात्मक होगा, उस तरफ की दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। अभी देखिए, अब इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है ना कि तीसरा पॉइंट कि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होगा। क्या कहता है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये दिमाग में, अब देखो, अब आपतित किरण तो ये ऐसी जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी ऐसी। अब इसके विपरीत तो ये नहीं ना हुआ, अर्थात ई पट्टी के जो दूरी होगा वो कौन सी होगा, ई पट्टी के भी जो दूरी होगा वो कौन सी होगा, ऋणात्मक। मतलब अच्छा, इसमें तो इधर की दूरी ऋणात्मक हो गया, ई दूरी कौन सी होगा, ऋणात्मक, ये नहीं धनात्मक हो गया, ये भी है नहीं धनात्मक। दिमाग में समझ गया, अर्थात दर्पण ई पट्टी की दूरी ऋणात्मक, ऊ पट्टी की दूरी धनात्मक, ई पट्टी की दूरी ऋणात्मक, ऊ पट्टी की दूरी धनात्मक। दिमाग में सेटअप ले लिया, तीसरा पॉइंट भी। अब आते हैं इसके चौथे नंबर क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होगा। अब मुख्य अक्ष ये ना है, प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष ये ना, इसमें यही ना है, अर्थात जो ऊपर दूरी मापेंगे वो हमेशा धनात्मक होगा। तो यही चीज लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरी क्या होगा, धनात्मक होता है। अर्थात यहाँ समझो कि ये जो इसके ऊपर में माप रहे हैं उसको कौची मापेंगे,
धनात्मक। यहाँ भी जो ऊपर में माप रहे हैं इधरों भी मापेंगे ऊपर में, तो कौची होगा, केधरो मापो, ई रेखा के केधरो मापो, ई रेखा के केधरो मापो, ई पट्टी भी मापते तो कौची होता, मतलब ई पट्टी मापो चाहे ऊ पट्टी, कोई फर्क पड़े वाला। ये जो प्रधान अक्ष है, ये जो प्रधान अक्ष है, इसके ऊपर मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक। दिमाग में लोड ले लिया। तो अब इसके क्या होगा कि इसके नीचे वाली दूरी को चाहिए होगा ऋणात्मक। तो यही पॉइंट्स यहाँ लिखना होगा, यही पॉइंट्स यहाँ क्या करना होगा, लिखना होगा क्या कि मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, मुख्य अक्ष के नीचे। तो यहाँ लिखेंगे 5वां पॉइंट कि मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अर्थात अब इधर मेंशन इस फिगर में कर दीजिए, इधर कर दीजिए कि यहाँ से जो भी दूरी नीचे ना पाएगा वो ऋणात्मक रहेगा, यहाँ से जो भी दूरी नीचे ना पाएगा वो ऋणात्मक रहेगा। दिमाग में इतना लोड हो गया बात, अरे कुछ नहीं है, जीरो है, चटनी है, ये 5 पॉइंट्स। नहीं तो बोलो तो हम तुमको फिर से समझा देते हैं, फिर से बोल के ही समझा देते हैं, बोल के ही। सभी दूरी के जैसे मापेंगे, ध्रुव से, ठीक है। आपतित किरणें की आ रही दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरणें की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, और नीचे मापी गई दूरी 5 पॉइंट। नहीं लोड लिया, यहाँ लिया कि नहीं लिया। अब इसमें हम अवतल और उत्तल में बारी बारी से पढ़ेंगे क्या, जो फोकस करो, पढ़ेंगे क्या, जो फोकस करो। इसको हम बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें, चलिए पढ़ेंगे क्या, जो फोकस करो, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर ई क्लास आज अगर तुम चिन्ह परिपाटी समझ गया, 10 मिनट मात्र समय आओ कल ही देना, अगर ये 10 मिनट में तुम समझ गए हो तो समझ लो कि दर्पण सूत्र करने में चिन्ह परिपाटी तुम्हारा एकदम बउआ की तरह आसान हो जाएगा, बउआ की तरह आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वस्तु को हमेशा दर्पण के किस तरफ रखते हैं, बाईं तरफ रखते थे कि नहीं रखते, चाहे दर्पण कोई होता था, फोकस करना है, दर्पण कोई होता था, वस्तु को हमेशा रखते हैं किस तरफ, बाईं तरफ। तब बाईं तरफ समझो, पहले यहां समझो, देखो हम पहला पॉइंट्स तुमको कुछ नोट्स लिखा रहे एक तरीके से। हम देखो यहाँ 2 काम करेंगे, एक साथ 2 काम करेंगे। अगर ये तुम समझ गया, एजा एगो सारणी बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये एजा एगो कौची बनाएंगे, ये हो गया एगो कौन सी सारणी, और यहाँ लिखेंगे हम एगो कौन सी कुछ प्रमुख बातें, और यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये तीनों काम एक साथ के लिए चलना, ये तीनों काम। अच्छा दर्पण पहले कई प्रकार के होता था, तो हम जाहिर सी बात है एगो चलेंगे कौन दर्पण में, एगो उत्तल और दूसर का अवतल। एगो चलो अवतल ही ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में होगा, अवतल, क्योंकि वस्तु को सबसे ज्यादा किस में रखते हैं, अवतल दर्पण में 6 जगह। और ये कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा वस्तु को जो रखते हैं, तो ये तो हो गया दर्पण न हो गया बबुआ, और ये वस्तु की स्थिति, वस्तु की दूरी कर दे, वस्तु की दूरी तुम समझो, वस्तु दूरी हमेशा u से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब दूरी हमेशा v से सूचित किया जाता है, क्योंकि जो हम बताते जा रहे हैं वो समझते जाना। तो ये वस्तु दूरी को कौन से सूचित करेंगे, u से। फिर इसका दूसरा सारणी हम दे देते हैं कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब। तब प्रतिबिंब दूरी कौन से होगा, v से, प्रतिबिंब दूरी v से। फिर कौन सी होता, फोकस, ये सारणी को हम ऊपर कर देते हैं, ये क्या होगा फोकस। तो फोकस को किस से, एफ से, ई किस v से, इसको कौन से u से, ठीक है। और ये फोकस हो गया। फोकस के बाद एक और कौन त्रिज्या होता था, वक्रता त्रिज्या, वो कौन सी होता था, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कौन सी से, आर से। इतने पॉइंट्स खाली समझना कि कौन कौन दर्पण में कौन कौन स्थिति उत्पन्न कर सकता है। एक बात समझो, सबसे पहला पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि वस्तु को हमेशा दर्पण के कौन ही ओर, बाईं ओर रखा जाता है। इसलिए वस्तु दूरी हमेशा
हमेशा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ये बात समझो। कहो कैसे, कहो कैसे? पहले तो कहिए कि तुम आप फिगर बनाइए पहले। तो लो हम पहले बना दिए जिसका प्रवर्तक सतह कौन दर्पण, कौन दर्पण अवतल। फिर हम बना दिए जिसका प्रवर्तक सतह उभरा है, कौन दर्पण उत्तल। बोलो वस्तु एजे न रखते थे जी हर हालत में। उत्तल में 6 गो अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब हम रखे थे, जो दर्पण के कौन ओर रखे थे, बाईं ओर ही ना रखे थे। इसमें भी दर्पण के एन पिछवाड़वा में रखेंगे, उत्तल में कि एन ही रखेंगे। अब बताओ, अब बताओ तो ई पट्टी के दूरी कौची होता था, धनात्मक। ई पट्टी के दूरी तो ई पट्टी के दूरी धनात्मक, ई पट्टी के दूरी हमेशा वस्तु दूरी कौची रहेगा, ऋणात्मक। वस्तु दूरी हमेशा कौची रहेगा, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण। देखो हम यही चीज बोल रहे हैं कि चाहे दर्पण अवतल हो और चाहे दर्पण उत्तल हो। ये बात को हम समझा समझा के तुमको लिख रहे हैं, क्योंकि पॉइंट भी लिखेंगे, समझाएंगे भी, सारणी भी भरेंगे, तीनों काम एक साथ। ये बात दिमाग में सेटअप हो गया कि ये दर्पण है, और दर्पण के ई पट्टी कौन दूरी बाई हो गया, और ई पट्टी दाई, ई पट्टी बाई हो गया, ई पट्टी। ये समझ में आता है ना, बाई दाई बाएं दाएं, ठीक है ना, आता है ना, ठीक है। तो ई पट्टी के दूरी ऋणात्मक, ई पट्टी के दूरी ऋणात्मक, ई पट्टी के दूरी मतलब दर्पण के दाईं ओर की दूरी धनात्मक, दर्पण के दाईं ओर की दूरी और दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। इसलिए ये कौन दूरी हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये बात हम गलती लिखे हैं। पहला पॉइंट कि वस्तु को दर्पण के हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, इसलिए यह वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणा। अब बोलो यहाँ पर माइनस यू नहीं हो जाएगा, चाहे उत्तल अवतल दर्पण में वस्तु के जो रहे, वस्तु कहीं पर रहे तो वस्तु दूरी को हमेशा कौची से सूचित करेंगे, चिन्ह परिपाटी में माइनस यू से। अच्छा उत्तल दर्पण में भी माइनस यू से ही करेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में भी वस्तु को तो दर्पण के किस ओर रख रहे हैं, बाईं ओर ही रख रहे हैं, बाईं ओर ही रख रहे हैं। अब भरना है कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी। अब भरना है कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी भर दे कि पहले फोकस भर दे, पहले फोकस भर देते हैं, क्योंकि फोकस आसान है। पूछो कैसे, पूछो कैसे। देखो अभी हम रेड पेन से इसमें फोकस कर रहे हैं, तो ये ना है फोकस, और इसमें ये है फोकस। अब तुम अपने से बोल दे सकता है, बताओ कि कौन दर्पण में फोकस कौची कौची हो सकता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा कौन दूरी है, दर्पण के बाईं ओर, बाईं ओर कौन दूरी ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस कौन ओर होता, दाईं ओर, इसलिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। ये बात दूसरा पॉइंट हो जा लिखना पड़ेगा, और लिख के एजा संकेत करना पड़ेगा, एजा लिख के एजा संकेत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फोकस दूरी कौची हो जाएगा, अवतल के लिए माइनस एफ, और इसके लिए कोई दिक्कत है, यह बतिया वजह लिखना मेंशन करना है। तो कैसे, तो कैसे, तो हम ई लिखेंगे कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस, फोकस बाईं ओर, बाईं ओर। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के, दर्पण के बाईं ओर, बाईं ओर होता है, इसलिए, इसलिए यह ऋणात्मक होगा। और उत्तल, उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के दाईं ओर होता है, इसलिए यह धनात्मक होगा। कोई दिक्कत, भरा गया। वक्र तो त्रिज्या भरिए दें बाद में ये वाला, क्योंकि प्रतिबिंब कभी ई दर्पणमा में इन्हें बन जाएगा, कभी इन्हें बन जाता। इसके लिए टेंशन मुक्त है, क्योंकि हमेशा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के कौन ओर, दाईं ओर। उत्तल दर्पण में दुइये कंडीशन में ना प्रतिबिंब बना था, जो कि दोनों दाईं ओर, तब इसमें भी वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक। लेकिन येरा में कंफ्यूज करेगा, इसीलिए पहले जो आसान है उसको भर दो,
तो वक्रता त्रिज्या को भर दें। तो अब बताओ ई पटी सी होता है और सी और पी के दूरी को ही आर कहते हैं। ई पटी ई सी एजा होता है और सी और पी के बीच की दूरी को ही आर। अब बताओ कि उत्तल अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगा और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्यों? क्योंकि दाई बाई वाला खेला है, दाई बाई वाला खेला। भर दे, इसको भी भर दे, भर देते हैं, आप कहवे करते हैं। तीसरा पॉइंट यहां पहले लिख दें, ये आर अवतल दर्पण में आर क्या होगा और इसका आर क्या होगा? कोई दिक्कत है? ये तो कॉलम भरा गया, आर वाला भी, ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहां लिख देते हैं, लिखते हैं वही चीज कि अवतल दर्पण में कौन सी वक्रता केंद्र, या इसको वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र ना इन्हें होता है, पहले वक्रता केंद्र होगा था ना वक्रता त्रिज्या होगा। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के बाईं ओर होता है, इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होंगे और उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र दर्पण के दाईं ओर होते हैं, इसलिए इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? धनात्मक होते हैं। कोई गड़बड़ अभी तक? अब बचा कई कॉलम? एक कॉलम। इसको भरे का प्रयास हम सब करेंगे। तो इसको हम सब भरते हैं, तो इसको भरते हैं। तो अब समझो थोड़ा सा बात। हम पेन के कलर कर लिए पीला, ठीक है। अब समझो कि अगर वस्तु F और P के बीच में था तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा था? पीछे बन रहा था। अच्छा, ये वस्तु दूरी न था बबुआ। अच्छा, ये दूरी कौन सी है? F है। ये दूरी कौन सी है? ये दूरी कौन सी है? U, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी को, वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं। और अब F फोकस हो गया। एक बात समझो कि अगर फोकस दूरी से छोटा रह जाए कौन दूरी? वस्तु दूरी, तब उसका प्रतिबिंब जो दूरी है वो हमेशा कौन सी बनेगा? धनात्मक। और अगर ही F रहे या F से बड़ा रहे, F रहे या F से बड़ा रहे, तब उसका जो प्रतिबिंब दूरी भी होगा वो क्या होगा? देखो, भी पहले ई पटी गया, ऊ पटी के बारे में सोचो। ऊ पटी गया तो कौन सी बना? धनात्मक। वस्तु एक अवतल दर्पण में धनात्मक प्रतिबिंब बनता है। जो ऊ पटी जाता है तो यहां समझो कि ये जो भी है वो धनात्मक होगा। कब? जब जो U है, U से बड़ा कौन सी होना चाहिए? F होना चाहिए। ये बड़ा मतलब समझते हो ना, जन्ने इसका मुंह खुला रहता है। तो ये देखो, F कौन सी है? F बड़ा है और U कौन सी है? तो अगर F बड़ा है U से तो जो वस्तु दूरी बनेगा वो कैसा बनेगा? धनात्मक। अब बाकी अब तो ये जा रहे के जो तो प्रतिबिंब तो यह पट्टी न बनेगा। तो ई पट्टी बनेगा तो कौन सी? बाईं ओर बनेगा, तो मतलब ऋणात्मक। अर्थात ये प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा। कब? जब U बड़ा हो जाए। किससे? F से। कोई दिक्कत है? और उत्तल के लिए कुछ सोचना है। एक तो हमेशा वो पट्टी ही प्रतिबिंब बनता। कौन पट्टी? दाई। तो दाई और सभी दूरियां क्या होगी? तो मतलब ये तो प्लस हो जाएगा। कोई परेशानी? लेकिन ई पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि चौथा भी तो लिखना ना पड़ेगा, मेंशन करना ना पड़ेगा। पहले ही बताओ कि समझ में आ गया। अच्छा, एक हो जाए, आओ अगर कॉलम हम बना लेते प्यारे बच्चे ऊंचाई के, तक की गड़बड़ हो जाता। वस्तु को हमेशा कौन सी रखते हैं? सीधा ना, वस्तु की ऊंचाई हमेशा कौन सी रखते हैं? तो ये हो गया, एक आओ बना लो, ये वस्तु की ऊंचाई और ये कौन सी की ऊंचाई? प्रति
प्रतिबिंब की ऊंचाई। सबसे आसान पॉइंट है भरना कॉलम किसका, उत्तल का। बताओ, वस्तु तो हमेशा ऊपरे रखते हैं, ऐसी न रखेंगे, तो H1 जो होगा, H1 वो हमेशा धनात्मक, क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत रहता है। जी अच्छा, इसका प्रतिबिंब जो बनता, वास्तविक बनता, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। तो इसका जो H2 बनेगा वो हमेशा, माइनस क्योंकि उल्टा बनेगा तो प्रधान अक्ष के नीचे ना बनेगा, कोई दिक्कत है। अच्छा, अब तलो दर्पण में के जो प्रतिबिंब को उल्टा करके रखे हैं, नहीं हमेशा बस नहीं सॉरी वस्तु को हमेशा सीधा ही नहीं रखते हैं, तो इसका भी H1 होगा जो क्या होगा, लेकिन इसका एगो ही पट्टी जो बनता है वो सीधा बनता है, अब बाकी सब अवतल दर्पण में उल्टा ना बनता है। अच्छा, तो इसका H2 धनात्मक कब होगा, H2 धनात्मक कब होगा, जब ई वाला नियम लागू होगा। कौन वाला नियम, कि U से बड़ा होना चाहिए कौची, तय जाके धनात्मक होगा, और दूसर का ये तो ऋणात्मक होगा कब, जब U ही बड़ा हो जाए F से। कोई दिक्कत है, तो ये 2 कॉलम लिखे पड़ेगा, ये 2 कॉलम। वस्तु की ऊंचाई तो छोड़ दो, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट अभी और लिखना है हमको, 3 पॉइंट अभी और लिखना है हमको, तब जाकर के इसका पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा। 3 पॉइंट, अब 3 पॉइंट के लिए जगह एजा बच रहा, क्योंकि इसके लिए तो अब कोई काम नहीं है, इसके लिए तो कोई काम नहीं, उसको तो अब हटा सकते हैं, हाँ या नहीं जी हटा सकते हैं। चलिए तो उसको हटा देते हैं। ये बात समझ में आ गया ना, नहीं 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 हटाना, नहीं हटाना, ये हटेगा कैसे। अच्छा, एक उपाय है, तो हट गया, इसको बैक कर दिए, आ गया, हम तो कहें कि गया। अरे तुमको बनाना भी तो है तुम सबको, तो इसको हम खाली कौची कर देते हैं, कलरफुल से बॉर्डर दे देते हैं। इसको बनाना भी तो है ना बबुआ, इसको समझना भी तो है, समझेंगे तो जब बनाएंगे तो इसी प्रकार ना, नहीं तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। अच्छा, इसको लिखने वाली बात छोड़ो, लिखने से कोई महान तुम नहीं बन जाओगे, यानी तो अगला पेज है खाली, हाँ है, अगला पेज में हम लिख देते हैं और क्या करें, लेकिन फिर से वहाँ पेज को बनाना पड़ेगा, पेज को क्या करना हो। अच्छा लाइए ना, नीचे लिखते हैं, ये वो तो लिखाइए जाएगा जी, बोलिए बोलिए, इसका कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट कौन वाला लिख दें, यही वाला लिख दें, प्रतिबिंब दूरी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम उत्तल वाला ही लिख देते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा हमेशा दर्पण के किस ओर बनता है, दर्पण के दाईं ओर बनता है, दाईं ओर बनता है, इसलिए इसलिए प्रतिबिंब दूरी, इसलिए प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होगा, हमेशा धनात्मक होता, हमेशा धनात्मक होता। ये वाला पॉइंट हम लिख दिए, समझ लो, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता, तथा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी कब जब U से बड़ा F होगा, तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, और यदि U ही बड़ा हो जाए F से, तो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, तो ऋणात्मक होते हैं। बाकी ये पॉइंट्स लिख लेगा अपने से, कि वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर रखते हैं, लंबवत रखते हैं, इसलिए ये हमेशा धनात्मक होगा। जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा उसका ऊंचाई धनात्मक होगा, जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा उसका ऊंचाई ऋणात्मक होगा। बात खत्म। ई हो गया चिन्ह परिपाटी, ई हो गया कौन परिपाटी। अब इतना चिन्ह परिपाटी पढ़ने के बाद अब हम सब चलेंगे कौन सूत्र में, दर्पण सूत्र में। तो इसको ऑनलाइन वाले इत्मीनान से इसको लिखना है चीजों को, ठीक है, और ते सबको भी इतना लिखना पड़ेगा, तबे ना जाकर के हम चिन्ह दर्पण सूत्र को सिद्ध करने से पहले फिर से रिपीट मारेंगे या दर्पण सूत्र को डायरेक्ट सिद्ध करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में प्रयास रखना है प्यारे बच्चों कि अब यहाँ हम सब दर्पण सूत्र सिद्ध करें, उत्तल दर्पण से भी और
अवतल दर्पण से, दोनों से कौन सूत्र सिद्ध करना, दर्पण सूत्र सिद्ध करना। ठीक है, चलिए तो इस क्लास में इतना ही।